बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले हमने लाहौर के डिफेंस के इलाके से एक खबर शामिल की थी जहां पे एक अंडर एज ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की वजह से एक और हादसा हुआ था और उसमें एक नौजवान हादी नामी लड़का बल्कि उसका भाई भी एक शदीद जख्मी हुआ था जिसको तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और एक जाए वकुआ पे ही जाम बहक हो गया था। ये ओवर स्पीडिंग की खबर हमने शामिल की थी और हमने आपसे वादा किया था कि इस पर कुछ अपडेट्स हमारे सामने आती रहेंगी तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। बहरहाल जी, ये जो ड्राइवर था मुश्तबा वक्कास, ये अभी इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक बासर फैमिली से इनका ताल्लुक है, सो एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में होता है कि बासर फैमिलीज उनके जो मुजरिम होते हैं, कातिल होते हैं, उनको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं और डराने धमकाने की कोशिशें की जाती हैं या किसी तरह भी निगोशिएट करने की कोशिश की जाती है। सो ये मुश्तबा वक्कास के और हादी के केस में भी ऐसा हो रहा है। हादी के जो घर वाले हैं उनको डराया धमकाया जाना तो एक अलग बात है, लेकिन मुश्तबा वक्कास की जानिब से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि उनको जेल से छुड़वा लिया जाए, उनको आज़ाद करवा लिया जाए, बरी करवा लिया जाए। माजी में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि बाअसर फैमिलीज जो होती हैं उनके जो बेशक लिटरली कातिल जो होते हैं उनको वो छुड़वा लेते हैं। अब दूसरी तरफ हादी की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि मुश्तबा को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलना वाकई तौर पे एक हक है। और अगर हम लोग हादी की कुछ बात करें तो हादी के जो रिलेटिव्स हैं और जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी मुश्तबा वक्कास को तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब उनसे पूछा जाता है कि हादी के बारे में बताएं कि हादी कैसा लड़का था, कैसी उनकी शख्सियत थी, तो वो बताते हैं कि हादी एक भाई, एक बेटा, एक दोस्त और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान था। उनके कत्ल का दर्द अवाम को महसूस होता है। जो उनके रिलेटिव्स हैं वो ये कहते हैं कि हम सबको ये दर्द और तकलीफ महसूस होती है। ऐसे अच्छे लोग शायद दहाइयों में एक बार आते हैं और उनके अच्छे किरदार के बदले उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के लिए आवाज़ें उठती हैं। और हादी वाकई एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और उसके कातिल मुश्तबा वक्कास को सज़ा मिले, ये डिमांड कर रहे हैं इस वक्त उनके जो दोस्त वगैरह हैं। और वो ये भी साथ कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक सज़ा नहीं मिल जाती और ये अशराफिया के बच्चों के लिए मिसाल ना बन जाए कि कोई कातिल आज़ाद नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है, आई प्रे, आई विश कि हमारे मुल्क में ऐसी एक बार सज़ा मिले ताकि कोई भी शख्स कुछ भी जुर्म करने से पहले, बेदर्दी से किसी की जान लेने से पहले 1000 बार सोचे। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी दुख की बात है कि कोई भी जान चली जाती है और उसके बारे में जो उसका कातिल होता है वो दंदनाता घूमता है, डरता है। और इवन अगर उसको मीडिया के शोर मचाने पे उसको अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो आज़ाद भी कर दिया जाता है क्योंकि उनका असर होता है। सो हमारे मुल्क में एक बार दुआ होगी मेरी कि ये नहीं होना चाहिए और अल्लाह करे कि ये जो मुश्तबा वक्कास हैं जिनकी वजह से कीमती जान गई है, एक और शख्स तशवीशनाक हालत में, पूरा ख़ानदान, कितने लोग दुखी हुए हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक और खबर है जी, हज से मुतालिक मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाला सबसे कम उम्र हाजी जो आप कह सकते हैं 2024 में मोहम्मद, वो मक्का मुकर्रमा में शदीद गर्मी के बायस इस वक्त इंतकाल कर गए जबकि उनके वालिदैन हज के मनासिक अदा कर रहे थे। और कफरल शेख के एक नौजवान लड़के जिनका जो ये बच्चे जो हैं उनका नाम मोहम्मद है, इन्होंने खाना काबा के पास एहराम के लिबास में अपनी तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पर तवज्जो भी हासिल की थी इससे पहले। तो उनकी मौत भी ऑब्वियसली उसने भी ये खबर इंपॉर्टेंट थी, इनकी मौत से इनकी बरादरी को गहरा सदमा पहुंचा है। हमें भी दुख हुआ काफ़ी। यंगेस्ट जो हैं इजिप्शियन पिलग्रिमेज के दौरान ये जो इनकी वफ़ात हुई है गर्मी की वजह से। और सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोगों ने इसको शेयर किया है, ताज़ियत का इजहार किया है। एंड ही लुक्स वेरी क्यूट, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इतने क्यूट से कितना क्यूट सा ये बच्चा था। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। अगर बात की जाए नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पिछले 2 रोज़ से इनके दरमियान कोई नाराज़गी बजट पेश होने के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ज़्यादा ही शिकायत सामने आना शुरू हो गई। नून लीग 2 दिन से मुलाकातें भी हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं उनका ये पहले जाके बल्कि काफ़ी सारे लोग गए मुलाकात करने के लिए, परसों इसहाक डार का इंपॉर्टेंट रोल सामने आया। तो 2 दिन से ये मनाने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब असम्बली में भी अगर कल बजट पेश हुआ तो 2 अरकान ही पेश हुए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से भी।
वफाकी बजट जब पेश हुआ सेंटर में, तब भी सूरत हाल यही थी कि कुछ अरकान शामिल हुए जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नहीं गए, और ये मुज़ाकरात के अभी 2 दौर हो भी चुके हैं। और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जब मुज़ाकरात के बाद उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट के मामलात नहीं है, हमें पंजाब में भी स्पेस चाहिए है। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाते भी हैं। एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी बनाए। अभी तो बजट बन रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि बजट जो बन रहा है उस पे हमें भी हमारी राय भी दी जाए। वी नीड अ स्पेस इन पंजाब, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है। जब हमारे पहले दिन मुज़ाकरात हुए थे, दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग ये खबरें सुनते आ रहे हैं कि ये दोनों जमातें ऑफिशियली जो है वो एक दूसरे की एलाइज बन जाएंगी और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आएगी, जो कि अभी तक नहीं आई है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए शायद या फिर कोई और वजह है, ये बाद में हम प्रोग्राम में आगे जाके देखेंगे। शहबाज शरीफ को भी ज़रूरत महसूस हुई और वो मौलाना के घर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। जब बैरिस्टर गौहर से परसों के गुफ्तगू के दौरान पूछा गया कि मुज़ाकरात आपके JUIF के साथ कहाँ तक पहुंचे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम बहुत जल्दी ऑन बोर्ड होंगे। क्या कहा था गौहर साहब ने, आपको सुनवाते भी हैं। ऐसा नहीं है, मुज़ाकरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, वो इत्तेहादी एक पॉइंट आउट टेकअप करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को रोक जाए, वो अपने अंदाज से वो आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर है। इत्तेहादी नहीं, हम ही हमारे कर रहे हैं, लेकिन आपको 1-2 दिन तक उसका मजीद नहीं। वो देखिए, ये हमारा अच्छा साहब ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट इशू है, वो हम कह चुके हैं। रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना साहब हमारा हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और आदलिया मजबूत हो। हम अभी मामलात सारे तय कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी और भी मुलाकातें हो जाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी में सियासत में जो ना अभी की टू लॉन्ग, और सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए जिन चीज़ों पर इत्तेफाक करना। जी, सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, गौहर साहब ने क्लियरली बताया। लेकिन जब मौलाना से 2-4 रोज़ पहले किसी सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, उस पर पेशरफ्त कोई सामने आई है या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो सुनते हैं। आपने अदालत में बैठे कैदी को ये उनके रहनुमाओं के जरिए कुछ भेजा था कि आपको क्या उनका कोई जवाब आपको मिला? एक बात ज़हन में रखें, ये सारी बातें सोशल मीडिया की हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई पता नहीं कौन वाला है, कोई न सिरा है, न पाया है, न जमीन पर कुछ है, न कोई हकीकत है। खुदा के लिए थोड़ा सा सच न बोलो, लेकिन झूठ भी तो तोड़ कर तो बोला करो ना, तोड़ते भी नहीं हो ना। क्या JUI PTI के जो हजरत, मैं आपसे बात करूं, कोई राब्ता नहीं है मेरे पास। इस सवाल का कोई जवाब इस वक्त तक नहीं आया। जब आएगा तो आपके सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आपको बुलाकर आपको बताएंगे कि ये पेशरफ्त हुई है। जब कुछ नहीं है तो हवाओं में क्यों बातें उड़ाई जा रही हैं बिला वजह। जी, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मामलात इन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ साहब, सबसे बड़ी इत्तेहादी नून लीग की इस वक्त नाराज दिखाई दे रही है। 2 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, क्या खबरें आपके पास, या फिर आप उन खबरों को एनालाइज कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत ज्यादा तजिए की जरूरत नहीं है। मौलाना फजल ने बड़ी बड़ी भड़के मारी हैं, काफी खतरनाक बातें भी की हैं बाज लोगों के ख्याल में, लेकिन वो महज लगता ही है कि अपना दाव बढ़ाने के लिए, भावताव के लिए उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया है, और वो आखिर में वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, यानी जहाँ से आपको अच्छी ऑफर हो जाए वहाँ पे आप अपना तमाम वजन डाल दें। सो ये अभी जो पीपल्स पार्टी की नाराजगी है, इसकी वजूहात मुख्तलिफ बता रहे हैं वो, जैसे PSTP से मुतालिक कुछ शिकायत हैं कि फंड्स बराबर नहीं मिलते हमारे MPs को, MNAs को, या फिर बजट में उनसे मुशावरत नहीं की गई है, या फिर पंजाब में स्पेस ना मिलना भी एक वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई तौर पर यही वजूहात हैं, या ये सिर्फ मीडिया पे आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक स्ट्रेटजी है, जैसे वो खुद बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं, ये बस वो कर रहे हैं? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बैकफुट पे बिल्कुल नहीं खेला। सदर उनका, 3 गवर्नर उनके हैं, चेयरमैन सेनेट जिनका आपने इंटरव्यू में सुनाया वो भी उन्हीं का है,
बलूचिस्तान में भी उनके वारे न्यारे हैं, वहाँ तो सबके वारे न्यारे होते हैं जो भी हुकूमत में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बड़े रिवायती हरीफ हैं और बड़े शदीद मुखालिफ हैं एक दूसरे को सड़कों पे खींचने के, घसीटने की वो बातें करते हैं कि पेट से हम पैसे निकालेंगे, तो सबको पता है। लिहाजा अगर कोई ये सोचे कि नून लीग की हुकूमत, पंजाब में नून लीग की हुकूमत में पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलेगा, तो फिर बहुत भोलेपन की बात है। जब तक अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है, वो हर तख्ती पे अपना नाम लगाना चाहती हैं, हर मंसूबा उनके नाम से जा रहा है, उनकी छवि जो है वो हर जगह पे नजर आनी चाहिए, ये फरमान है उनका, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी को क्या स्पेस मिलेगा। जहाँ तक फंड्स की बात है, वो तो बुनियादी तौर पे ज़्यादातर फंड्स का ये होता है कि आप अगले इलेक्शन के लिए अपने फंड्स यकीनी बनाना चाहते हैं स्कीमों के नाम पे, और ये तमाम हमारे सियासतदान, हमारे सदर, हमारे वजीर आज़म सिवाय एक के वो यही करते रहे कि तरक्याती स्कीमों के नाम पे फंड्स देते रहे हैं। और ख़ुद जिन साहब का आपने इंटरव्यू सुनवाया, उन्होंने भी अपनी वजारत उज़्मा के दौरान बड़े लोगों को सिर्फ कागज़ों पे तैयार की हुई स्कीमों के एवज करोड़ों रुपए एक MNA को दिए थे कि आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है अगर ये लोग तरक्याती फंड्स में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अलबत्ता अफसोसनाक तरीन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम रियासत कर्जे पे चल रही है। अखराजात जो बजट में दिखाए गए हैं वो 18 खरब के बराबर हैं। हमारी कुल आमदनी जो दिखाई गई है वो कोई 9.5 खरब के बराबर है, यानी तकरीबन 50% जो है हमारा बजट, हमारी अखराजात वो कर्जे से आएंगे। उस कर्जे में हमारे कोई 10-12 खरब कर्जे की वापसी भी शामिल है। सिर्फ कर्जों का सूद जो है कोई 8 खरब के बराबर है। तो इस सूरत हाल में इन लोगों के अपने अल्ले तल्ले जारी हैं, ये अपने फंड्स के पीछे पड़ रहे हैं, और ये वो फंड्स है जो कि हम नए कर्जों की सूरत में हासिल कर रहे हैं। तो जो बजट के बाद में जो सूरत हाल पैदा हुई, शायद आप ये भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये कि इससे बजट से कोई नया इशारा, कोई इस्लाह का इशारा हमें नहीं मिला है, बल्कि ये लोग अपने अपने जो हलके हैं उसको मजबूत करने के लिए वही कर्जों की रकम बिल्कुल ऐसे बांटेंगे जैसे कि हलवाई जो है तो आन पे शीरीनी बांटता है। अच्छा, आप गिलानी साहब की बात बहुत क्लियर है कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि स्पेस से इनकी क्या मुराद है, और दूसरा ये कि आपने बताया जैसे मरियम साहिबा चाहती हैं कि हर तख्ती पे उन्हीं का नाम लिखा जाए, तो अगर मरियम साहिबा इसी रवैये के साथ आगे जाती जाएंगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी एलाय है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिर नाराजगी बढ़ जाएगी अगर वो खुद ही अपना नाम लिखवाती रहेंगी, तो उनको स्पेस नहीं मिलेगा, इसका मतलब है पंजाब में। नहीं, देखिए, उनको अभी हुकूमत मिली हुई है और उसमें पीपल्स पार्टी एक जूनियर पार्टनर है उनकी, तो मुझे अब याद भी नहीं रहा कितनी सीटें हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में वो काफ़ी उनकी हैसियत सिवाय जनूबी पंजाब के वहाँ पे कुछ काफ़ी असर नफूज अभी है पीपल्स पार्टी का। तो यह हमें जहन में रखना चाहिए कि जिसकी हुकूमत है वो अपनी अगली हुकूमत को इंश्योर करने के लिए हर वो तरीका इख्तियार करेगा या करेगी जिससे वो समझते हों कि उनके वोट यकीनी हो जाएंगे, उनकी कबूलियत में, मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ये तनाज़ा यूं ही चलता रहेगा। तो पंजाब में जो वो स्पेस की बात कर रहे हैं, वो स्पेस इसी से मुतालिक है। तो अच्छा, PSTP की भी बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। हम मेरे ख्याल है हम बुनियादी तौर पे वही बात कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। स्पेस का यही मतलब है बुनियादी तौर पे कि हमें आप फंड्स दें, जितने भी हमारे अरकान असम्बली हैं उनके हिस्से में उतने ही फंड्स आने चाहिए जितने आप अपने अरकान असम्बली को दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये किस अंदाज में ये बंदरबांट होती है फंड्स की, क्योंकि हुकूमत का काम तरक्याती राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि बराबर होती है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुनियादी तौर पे आपने जो सवाल पूछा उसका ये था कि स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारे साथ आप बराबर का सलूक करें, हालांकि ये बराबर के पार्टनर्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब मिलेंगे अचकजई साहब से? बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी, मेरे ख्याल है समाजी ताल्लुकात भी उनके बहुत हैं, और सियासतदानों का आपस से एक दूसरे से मिलना जुलना कोई अचंभे की बात तो नहीं है। यानी आप कभी ये होता था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अपने किसी दूसरे
लोगों से, एमक्यूएम से नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि एमक्यूएम वाले कभी पीपल्स पार्टी के साथ होते थे, कभी वो पीटीआई के साथ होते थे। आजकल ये उनके साथ शीरो शकर हुए। तो सियासतदान तो मिलता रहता है और अच्छी बात है, मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये भी एक समाजी प्रेशर का एक जरिया होता है सियासतदानों पे। अच्छा, शहबाज शरीफ को क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि मौलाना से मुलाकात करनी चाहिए? क्या नून लीग इस बात से डर रही है कि कहीं मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होकर सड़कों पर ना आ जाए? मैं नहीं समझता कि सड़कों पे कोई आने को तैयार है। ये तो बहुत धमकियां हैं, खासतौर पे फजल रहमान की। थोड़ी सारे डिसरप्शन तो होती है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपने शायद भाव-ताव के लिए कर रहे हैं। पीटीआई के लिए भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुनासिब है कि सड़कों पे आया जाए। जो पार्लियामेंट के जरिए जितना आप शोर शराबा कर सकते हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो सड़कों पे आके नहीं हो सकता। क्योंकि सड़कों पे जब सियासी जमातें आती हैं तो उसमें मामूलात ज़िंदगी बड़े मुतासिर होते हैं। उसमें ट्रैफिक की रवानी, कारोबार, और उसका नुकसान पार्टी की बजाय फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में भी सड़कों पे आने को कोई तैयार नहीं है। अलबत्ता लीगल फोरम मुहैया है, सबके पास पार्लियामेंट भी मुहैया है, तो उसी के ज़रिए इनको ये करना चाहिए। फ़िलहाल थोड़ा-सा मेरे ख़्याल माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे, इक़्तिसादी हालात तो बहुत ख़राब है। जैसे मैंने कहा कि पूरी रियासत पाकिस्तान इस वक्त मक़रूज़ है और कर्ज़ों पे चल रही है, और सिर्फ तरक्याती अखराजात और जारी अखराजात जो हैं उसमें हमारे बैरूनी मुल्क को वापस करने वाले कर्ज़े भी शामिल हैं। वो उसके लिए भी काफ़ी नहीं है ये रकम। तो इस पाकिस्तान को इस वक्त कुछ सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें इस मामले में सोचना होगा कि लोग आपकी पॉलिसियों पे, आपके बयानात पे सिर्फ उसी वक्त यकीन करेंगे जब किसी को सड़क पे निकलने की, जब किसी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत महसूस ना हो। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, इन दो बयानात पे आपका कमेंट चाहिए कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बहुत जल्द JUIF ऑन बोर्ड होगी, हमारे साथ होंगे वो, लेकिन जब मौलाना से पूछा गया तो मौलाना ने सहाफ़ी को इनडायरेक्टली एग्जैक्टली वर्ड्स कोट नहीं कर रही हूँ, उन्होंने यही कहा कि इस चीज़ को तूल क्यों दी जा रही है, कोई पेशरफ नहीं हुई है, अगर हुई तो आप लोगों को बताएंगे। तो ये क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो उनके एलाइज हैं, या ये क्या है, और मौलाना अभी तक इसके लिए रेडी नहीं है? देखिए, उसमें आप जैसे मैंने कहा कि जैसे अचकज़ई साहब अगर नवाज शरीफ से मिल सकते हैं, तो मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर और दूसरे पीटीआई के लीडरों से क्यों नहीं मिल सकते? मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से क्यों नहीं मिल सकते? ये तो सियासत एक अखाड़ा है, उसमें एक दूसरे से मेल मिलाप उनका है। अब पीटीआई किस हद तक उनको साथ रखना चाहती है, और फजल रहमान साहब किस हद तक मुखलिस हैं पीटीआई के साथ शामिल होने में या शामिल ना होने में, ये तो अभी आंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वो ऊंट किस करवट बैठा है। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर का खिताब भी एक्सपेक्टेड है, क्या बात करने जा रहे हैं? अवाम को बजट से मुतालिक कोई एतमाद में लेने जा रहे हैं या कुछ और? तो देखिए, वो अवाम को बताएंगे कि हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमने आपको बहुत बड़ी रिलीफ फराहम की, हमने 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करके 5% इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ तो अब तकरीबन हर महीने बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा होता रहता है। तो जब तक आपका जिस चीज़ पे पहिया चलता है, वो पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, तो इनमें से चीज़ की भी आप कीमत बढ़ती है तो महंगाई में वैसे ही इजाफा हो जाता है। तो टैक्सों की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और ये ब्यूरोक्रेसी ने एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब साहब को भी अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। यानी ये जो फाइलर पहले हमारे पास होता था कि जो इनकम टैक्स से गोशवारे दाखिल करा दे, जो इनकम टैक्स से गोशवारे दाखिल नहीं कराता, और अभी है कि डिलेड नॉन फाइलर या डिलेड फाइलर के जो लोग ताखीर से गोशवारे जमा कराते हैं, तो FBR के हाथ में एक और छड़ी भी दे दी गई है कि आप लोगों को जितना तंग करना चाहें कर लें। FBR मेरा ख्याल है इस मुल्क में सरमायाकारी का, बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अपने फ़ायदे के लिए मुल्क का नुकसान करते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बड़े गैर मुल्की मल्टीनेशनल इदारे पाकिस्तान से जा चुके हैं, क्योंकि सियासी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसमें कोई इस्तेहकाम नहीं है, यकीनी वो नहीं होती हैं, हर साल पॉलिसी तब्दील हो जाती है। तो ये इस बजट का भी ज़्यादातर इन्हिसार FBR पे है, और वो अपने जो लोग नेट में आ जाते हैं उनकी पकड़ धकड़ होती है। जैसे बड़ी बेहुदा किस्म की एक शर्त
तजवीज़ की गई कि जो नॉन फाइलर हैं, जो इनकम टैक्स के गोशवारे नहीं जमा कराते, उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी ना दी जाए। यानी कितनी बेहुदा लग़व किस्म की ये शर्त है कि भाई मुझे अगर मेरे बेटे ने बाहर से टिकट भेज दिया, मैं टैक्स फाइलर नहीं हूँ, तो मुझे हुकूमत कैसे रोक सकती है? और अब लोग ये तरीका इख्तियार करेंगे, यानी चूँकि आप चोरी के रास्ते जो ब्यूरोक्रेसी है वो बताती रहती है, अब जितने भी फिर लोग जाएंगे, अगर ये शर्त लागू हो जाती है तो वो फिर अपने दोस्त अहबाब से बाहर से टिकट मंगवाएंगे, वहां जाकर। मतलब कि इम्तियाज साहब, ये तनख्वाहदार तबके को मजीद पीसने वाली बात हो गई ना कि जो शख्स 35,000, 50,000, 60,000 रुपया कमाता है वो कैसे फाइलर हो गया? उसके पास तो कोई चीज ही नहीं है ना। 50, 60, 70,000 रुपए में आजकल के दौर में इतनी महंगाई में कहाँ से जाके आपका तो गुजारा भी नहीं हो सकता, आपने ऊपर से टैक्स भी अदा करना है। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग, वो पेंशन याफ्ता लोग जिनकी पेंशनें 3 लाख से लेके और 10-12 लाख तक हैं, सिर्फ पेंशन, उन पे टैक्स नहीं है। यानी वो लोग जो कि अभी अपने काम काज कर रहे हैं, रोजगार में मसरूफ हैं, 15 कर रहे हैं और उनकी तनख्वाहें 2-3-4 लाख के दरमियान हैं, इन 1 लाख से ऊपर हैं, उनके ऊपर तो आपने टैक्स लगा दिया। लेकिन जो लोग रिटायर हो चुके हैं, तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं, उनकी माहाना आमदनी जो है पेंशन की सूरत में 7, 8, 9, 10, 12 लाख है, उन पे आप टैक्स क्यों नहीं लगाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है उमरा के हक में, और इस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम अब इस किस्म की जो नाइंसाफी हैं वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन काम काज कर रहे हैं, घरों के किराए देते हैं, तो 3 लाख तनख्वाह है, उनसे आप 20-25% की शरह पे टैक्स काट रहे हैं, जबकि जिनके घर बैठे, जिनको तनख्वाह 65-70 साल की उम्र में मिल रही है, पेंशन मिल रही है 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, उनको आप टैक्स लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसमें नाइंसाफी है बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। इम्तियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए, पाकिस्तान की कुछ सियासत के हवाले से हमने डिस्कशन की है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक शामिल करने का।